अशोक के शिलालेख 8 हैं जो भिन्न भिन्न स्थान से प्राप्त हुए हैं। धौली से उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। जौनगढ़ उड़ीसा के जंगम जिले में स्थित है। सुपारा महाराष्ट्र के थाने जिले में स्थित है। गिरनार काठियावाड़ गुजरात में जूनागढ़ के समीप है। एर्नाकुड़ी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है। कालसी देहरादून उत्तराखंड में, शहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में, मनसेहरा हजारा पाकिस्तान में। जिन स्तंभों पर अशोक की राजकीय घोषणाएं उत्कीर्ण हैं उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। ये निम्न स्थान से प्राप्त हैं: सारनाथ, कौशाम्बी, सांची, रुन्नीदेई, निगाली सागर। अशोक के स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया। लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख, चंपारण बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लौरिया अररेज स्तंभ, बिहार के चंपारण जिले। रामपुरवा स्तंभ लेख, बिहार के चंपारण जिले में। तो बिहार के चंपारण जिले से 3 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। प्रयाग स्तंभ लेख, यह कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद किले में लाकर रखवाया। मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग के काल में ही डेमेस्ट्रियस ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें पतंजलि पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग ने बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाकर बौद्ध स्तूप और बौद्ध विहार को नष्ट करवा दिया था। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु 148 ईसा पूर्व में हो गई, जिसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का राजा बना। अग्निमित्र ही कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्रम का नायक है। अग्निमित्र ने विदिशा को जीतकर साम्राज्य में शामिल किया। पतंजलि शुंगों के दरबार में रहते थे। मनुस्मृति का संकलन इसी काल में हुआ। शुंग काल की राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में विदिशा ने इसका स्थान लिया। अग्निमित्र के बाद शासक वसुमित्र हुआ। उसने यवनों को पराजित किया। वह पुष्यमित्र के शासन काल में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का राज्यपाल था। कणव वंश। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके उसके अमात्य वसुदेव ने कणव वंश की नींव डाली। वसुमित्र 9 वर्ष तक शासक रहा। वसुदेव के पश्चात भूमिदेव, नारायण तथा सुशर्मा शासक बने। सुशर्मा इस वंश का अंतिम शासक था। कणव वंश ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे तथा इस वंश के अंतिम शासक की हत्या आंध्र जातीय शासक सिमुक ने की। कुषाण वंश। इस वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने साथ ले गया। कुषाणों के आक्रमण के पश्चात मगध शासकों ने कनिष्क की अधीनता स्वीकार कर ली। बिहार के कई स्थान से कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। गुप्त वंश। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इस वंश का उदय संभवतः आधुनिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में इलाहाबाद और बनारस के मध्य क्षेत्र में हुआ। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार इस वंश की स्थापना 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त ने अयोध्या एवं उसके पूर्व में प्रयाग एवं सारनाथ क्षेत्र में 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया।
श्रीगुप्त के पश्चात 280 से 320 ईस्वी तक इसके पुत्र घटोत्कच ने शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था, जिसका राज्यारोहण 320 ईस्वी में हुआ था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसने लिच्छवियों का सहयोग एवं समर्थन पाने के लिए लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सोने के सिक्के चलवाए थे। सोने के सिक्के चलवाए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण 319-320 ईस्वी से एक संवत शुरुआत की, जिसे गुप्त संवत कहते हैं। चंद्रगुप्त ने जो सिक्के चलवाए उसमें एक तरफ चंद्रगुप्त एवं कुमार देवी की चित्र बने हुए थे और दूसरी तरफ लक्ष्मी देवी को दर्शाया गया है। मौर्य काल की प्रमुख मूर्तियां यक्षिणी दीदारगंज से, यक्ष मथुरा से, मणिभद्र यक्ष ग्वालियर से और 2 मूर्तियां बेसनगर से प्राप्त हुई हैं। मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गोप थी, जो 10 गांवों का शासन संभालती थी। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मौर्य प्रशासन में सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत प्रयाग प्रशस्ति है, जिसकी सर्वप्रथम खोज 1834 ईस्वी में कैप्टन एस्ट्रायर ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त को इतिहास में वीएस स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त को वीणा वादन करना बहुत पसंद था। उसके कुछ सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। समुद्रगुप्त ने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मित्र नियुक्त किया था। समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने के लिए अनुमति हेतु अपना एक दूत भेजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सम्राट बना, परंतु 375 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर सिंहासन पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 389 ईस्वी में सकराज रुद्रसिंह पर विजय प्राप्त करने के उपरांत विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देवी चंद्रगुप्तम, विशाखदत्त एवं हर्षचरित बाणभट्ट में चंद्रगुप्त द्वितीय को साकरी कहा गया है। विक्रमादित्य के नवरत्नों में कालिदास, धन्वंतरी, छपणक, अमरसिंह शंकु, बेताल भट्ट, घटक पर, वराहमिहिर और भरूची जैसे विद्वान शामिल थे। चीनी यात्री फाहियान का भारत में आगमन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ। उसने 399 से 414 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। फाहियान का यात्रा वृत्तांत फोक क्यों की में गुप्तकालीन भारतीय संस्कृति का सुंदर वर्णन करता है। दिल्ली स्थित महरौली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है। यह लौह स्तंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज, देवगुप्त, देवश्री आदि नामों से जाना जाता है।
कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने कराई थी। इसने 40 वर्ष तक शासन किया था। गुप्त साम्राज्य को संगठित एवं सुशासित किए इसे पुष्यमित्रों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। कुमारगुप्त प्रथम के निधन के बाद 455 ईस्वी में उसका सुयोग्य पुत्र स्कंदगुप्त उत्तराधिकारी हुआ। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के द्वारा गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हो गया था। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया और उन्हें देश से बाहर खदेड़ दिया। इस अभिलेख में हुणों को मल्लेच्छ कहा गया है। गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त था। इसके शासनकाल में सती प्रथा का पहला साक्ष्य ऐरण्य अभिलेख से मिलता है। गुप्तोत्तरकालीन बिहार। अपसढ़ अभिलेख के अनुसार उत्तर गुप्त या मध्य गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त को माना गया है। इस काल में गौड़ शासक शशांक ने बिहार के विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। शशांक ने बौद्धों के धार्मिक स्थलों को नष्ट करने के साथ साथ बोधगया स्थित महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई। शशांक के नाम के सिक्के गया, नालंदा और रोहतास से प्राप्त हुए हैं। 7वीं शताब्दी ईसा के आरंभ में हर्षवर्धन ने बिहार के कुछ भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था तथा माधवगुप्त को मगध में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। चीनी यात्री हेनसांग ने हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। उसने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इत्सिंग ने भी 670 ईस्वी में नालंदा आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की अपनी मुद्रा थी जिस पर श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्थ उत्कीर्ण था। गुप्त काल की उपलब्धियां। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी जिसके प्रमुख को गुप्ता कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सदस्य महतर कहलाते थे। गुप्त शासन में भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग तक रहता था। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा संस्कृत में लिखित पंचतंत्र एक प्रसिद्ध रचना है। इसी काल में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। राजनीतिक शांति और स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, वैज्ञानिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास के कारण ही गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। पालकालीन बिहार। गोपाल 750 से 770 ईस्वी 20 वर्ष। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल ने उदंतपुरी अर्थात वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। गोपाल ने इस वंश का अधिकार बिहार के क्षेत्र में फैलाया। धर्मपाल 770 से 810 40 वर्ष। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल 770 ईस्वी में शासक बना। धर्मपाल ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। कन्नौज के लिए होने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने भाग लिया। धर्मपाल ने कन्नौज पर जीत के उपरांत उत्तरापत्था स्वामीन की उपाधि धारण की। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान स्वरूप दिए। देवपाल 810 से 850 40 वर्ष तक। इसने मुंगेर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया।
इसके बारे में यात्रिक सुलेमान ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। देवपाल की दक्षिण पूर्व एशियाई देश जावा के शासक बाल बालपुत्रदेव से मैत्रीपूर्ण संबंध था तथा इसने बालदेव पुत्र के आग्रह पर नालंदा के एक विहार को 5 ग्राम अनुदान दिए। महिपाल 988 से 1038 ईस्वी तक। देवपाल के बाद पाल वंश का पतन शुरू हुआ। इसके पश्चात 988 ईस्वी में महिपाल शासक बना, जिसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। 1023 ईस्वी में महिपाल को चोल शासक राजेंद्र चोल से युद्ध करना पड़ा, जिसमें महिपाल की पराजय हुई। 1038 ईस्वी में महिपाल की मृत्यु के साथ ही पाल वंश का पतन हो गया। पाल काल में ही सोमपुरी, उदंतपुरी तथा विक्रमशिला में शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई। पाल काल में ही बौद्ध विहार संरक्षित एवं अतिशा दीपांकर तिब्बत गए थे। मौर्य काल में चांदी की आहत मुद्राएं प्रचलित थीं। मौर्य काल में भूस्वामी को क्षेत्रक तथा शासककार को उपवास कहा जाता था। मौर्य प्रशासन में राजस्व के राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल में बलि एक प्रकार की भू राजस्व था, जबकि हिरण्य नामक कर अनाज के रूप में न होकर नगद लिया जाता था। मौर्य काल में बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। बिहार के अन्य प्रमुख राजवंश। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला आदिसेन प्रथम शासक था। 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर मुसलमानों के अधिकार के पश्चात एक नए राजवंश वैनार वंश की शासन की स्थापना हुई। वैनार वंश की तिरहुत में 200 से 300 सालों तक शासन किया। वैनार वंश के शासकों में अपने प्रसिद्ध शासक हुए, जिसमें शिवसिंह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वैनवार वंश के शासक शिवसिंह की छत्रछाया में अमर कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी। अकबर ने महेश ठाकुर की विद्वता के पुरस्कार स्वरूप उन्हें मिथिला का राज्य दे दिया। महेश ठाकुर के वंश के शासकों ने आधुनिक युग तक मिथिला की सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति का मार्गदर्शन किया। महेश ठाकुर का वंश दरभंगा राजवंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश के संस्थापक महेश ठाकुर थे। दरभंगा राजवंश में चंदेश्वर का काल 14वीं सदी थी। चंद्रेश्वर ने 14वीं सदी के प्रारंभ में कृत्यरत्नाकर का संकलन किया था। कृत्यरत्नाकर ग्रंथ के अनुसार 13वीं-14वीं सदी में मिथिला के लोग विष्णु, हरि तथा शिव के उपासक थे। बौद्ध धर्म। बिहार बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्मों का उद्गम स्थल है। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सुदोधन था तथा माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्य को क्रमशः देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घर छोड़ दिया। इस घटना को महानिष्क्रमण्य कहा जाता है। बुद्ध को गया में बैसाखी पूर्णिमा के दिन फाल्गुनी निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। पीपल के उस वृक्ष को बोधि वृक्ष तथा स्थान को बोध गया कहा। गौतम बुद्ध के 2 गुरु हुए, अलार कलाम और उदग्र रुद्रक रामपुत्र। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है।
बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है, इसके लिए उपाय है। बुद्ध ने दुख को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। कंठक गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा था, छन्न सारथी था। बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्य आनंद, उपाली, श्रेयपुत्र, मुरगलान और अश्वजीत को दीक्षित किया। गौतम बुद्ध के राजा शिष्य थे बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित और उदयन। गौतम बुद्ध को बोध गया जाते समय कौंडिल्यन रास्ते में मिला था, जो उनका मित्र हो गया। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद 80 वर्ष की अवस्था में हो गई। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित की गई है। बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बुद्ध ने तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को निर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत उपनिषद से लिया गया है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ है। बौद्ध संघ में प्रवेश करने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। बौद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। 4 बौद्ध संगतियाँ। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ। अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजातशत्रु, कार सूत एवं विनय पीठकों की रचना। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ। अध्यक्ष सबकामीन, शासक कालाशोक। बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थावीर एवं महासंघिक में विभाजित हुआ। तृतीय बौद्ध संगति 250 या 51 ईसा पूर्व माना जाता है, पाटलिपुत्र में हुआ। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरे और शासक अशोक। अभिधम्म पिटक की रचना, संघ भेद रुकने के लिए नियम बनाए गए। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम सदी में कुंडल वन में हुआ। अध्यक्ष वसुमित्र और शासक कनिष्क हुए। विभाषाशास्त्र नामक टीका संकलित बौद्ध मतों 2 संप्रदाय हीनयान एवं बौद्ध महायान में बट गया। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, जो कि पहले जैन तीर्थंकर भी थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। बिहार में जैन धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रथ कहा जाता है। वे वैदिक कर्मकांड एवं देवताओं के कटु आलोचक थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कुंडल ग्राम के राजा थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, जिससे उन्हें प्रियदर्शना नामक पुत्री हुई। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव प्रथम साढ़, अजितनाथ द्वितीय हाथी, संभवनाथ तृतीय घोड़ा, अरिस्टोनेमी 22वें शंख, पार्श्वनाथ 23वें सर्प, महावीर स्वामी 24वें सिंह। 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिस्टोनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की गहन तपस्या के बाद जाम्भरिक ग्राम में के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई। महावीर को इंद्रियों के जीतने के कारण कैवल्य की प्राप्ति हुई। इसी कारण महावीर जिन अहर्न्थ
एवं निग्रथ कहलाते हैं। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। उनके प्रथम अनुयायी उनका दामाद जामिल था। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक जीवन एवं सम्यक चरित्र चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री पहली जैन भिक्षुणी थी। महावीर को निर्वाण मृत्यु 468 ईसा पूर्व में राजगीर के निकट पावापुरी नामक स्थान पर मल्लराज्य सृष्टिपाल के राज्य प्रसाद में प्राप्त हुआ था। जैन धर्म में सांसारिक तृष्णा बंधन से मुक्ति को निर्वाण कहा जाता है। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश बृहद्रथ था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली वैशाली की थी। 16 जनपदों में से 3 महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्म स्थली चंपा थी। पहला प्रश्न, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, स्कंदगुप्त ने। दूसरा प्रश्न, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, कुशीनगर में। तीसरा प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में। चौथा प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया, सारनाथ में। पांचवा प्रश्न, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, राजगृह। छठा प्रश्न, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, हर्यक वंश। सातवां प्रश्न, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, मास्की का लघु शिलाभिलेख में। आठवां प्रश्न, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है, 15 अभिकरणों में। नवां प्रश्न, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, विलियम जोन्स ने, ऑप्शन ए। 10वां प्रश्न, अशोक की ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। 11 नंबर, अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। 12 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, उदयन थे। 13 नंबर, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, 6ठे पीढ़ी का। 14 नंबर प्रश्न, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात था। 15 नंबर, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रथम प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मुद्राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है, विशाख दत्त। 19 नंबर प्रश्न, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी, बाणभट्ट ने लिखी। 20 नंबर प्रश्न, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, कश्मीर में की गई थी। 21 नंबर, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है। 22 नंबर प्रश्न, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त का। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया, उदयन के द्वारा। तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, 6 श्रेणियों में विभाजित किया। 26 नंबर प्रश्न, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में। 27 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है,
जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। 28 नंबर प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा थी। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 35 नंबर प्रश्न, महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? पावापुरी में हुई। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के राज्य में प्राप्त हुआ। 37 नंबर प्रश्न, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? कणव वंश ने किया था। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद था। 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? पाटलिपुत्र बसाया था उदयन ने। 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदान, आत्मा दमन। ऑप्शन सी। 43 नंबर प्रश्न, मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? शुंग वंश। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? राजगृह में। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया? बोध गया में। 46 नंबर प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में।